ऊपरी तौर पर वे एक खुशहाल जोड़ा लगते थे। उनकी शादी को 12 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। वो अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनता था जिस पर उनके नाम लिखे थे। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि मुस्कान के पीछे ऐसे आरोप हैं कि ये महिला और पीड़ित के सौतेले भाई कुछ ऐसा करने में सक्षम हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नए अदालत दस्तावेजों में एक कथित भयानक हत्या और उसे छुपाने की डरावनी कोशिश का विस्तार से जिक्र है। और अब एक पत्नी और भाई पर आरोप है कि उन्होंने उस व्यक्ति के शव के टुकड़े किए जिसके बारे में लोग सोचते थे कि वे उसकी परवाह करते हैं, और शरीर के अंगों को एक फ्रीजर में छुपा दिया। यहाँ तक कि कथित तौर पर एक हाथ और अन्य शरीर के अंगों को झील में भी छोड़ दिया। फिर हमारे पास कथित इंटरनेट सर्च हिस्ट्री है जिसका हमें अभी पता चला और हम उस पर यकीन नहीं कर पाए। इस आदमी की पत्नी ने कथित तौर पर सर्च इंजन में क्या डाला, इस उम्मीद में कि उसके पति की हत्या हमेशा के लिए एक राज बनी रहे। ये लॉ एंड क्राइम का शो ऑन द केस है। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। कुछ मायनों में यह एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो सचमुच एक दूसरे से प्यार करता हुआ दिखता था, और ऐसे भाइयों की कहानी है जो कम से कम एक समय पर एक दूसरे पर सचमुच गर्व करते हुए दिखते थे। वे परिवार के सदस्य थे जिन्होंने कई साल साथ बिताए। लेकिन सबसे बढ़कर इस समय यह सच में लगता है कि यह कहानी हर भयानक मायने में विश्वासघात के बारे में है। मुझे अभी अदालत के दस्तावेज मिले हैं जिनमें बताया गया है कि रॉबिन टर्नर और जेम्स एडम्स पर रॉबिन टर्नर के पति और जेम्स एडम्स के सौतेले भाई के साथ क्या करने का आरोप है। अब इस हफ्ते की शुरुआत में हमने इस कहानी के बारे में और इस बारे में बात की थी कि उन पर डेल वेन टर्नर के अंग विच्छेदन से जुड़े आरोप क्यों लगे हैं, जो 38 साल के थे। अब रॉबिन टर्नर और जेम्स एडम्स सौतेले भाई ने इस हफ्ते इलिनॉय की अदालत में पेशी दी। हम जल्दी ही चर्चा करेंगे कि मामला अब कहाँ जा रहा है। अभियोजकों ने तर्क दिया कि दोनों संदिग्धों को जब तक उनका मामला आगे बढ़ता है हिरासत से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अभियोजक ऐसा क्यों महसूस करते हैं। अदालत के दस्तावेजों के आधार पर इन दोनों ने जो कथित तौर पर किया उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है। मेरा मतलब है, किसी भी इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान को टुकड़ों में काटना चौंकाने वाली बात है, और दुख की बात है कि हमने ऐसा पहले भी देखा है। लेकिन यह तथ्य कि यह कथित रूप से पीड़ित की पत्नी और पीड़ित का भाई था, शब्दों में इसका आधा भी बयान नहीं किया जा सकता। और फिर हम उन वाकई दिमाग घुमा देने वाली इंटरनेट सर्चेस पर आएंगे जो रॉबिन टर्नर ने कथित तौर पर तब की थीं, जब उनके पति की कथित तौर पर उनके ही सौतेले भाई ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजकों के अनुसार कथित तौर पर इससे पता चलता है कि वह ठीक ठीक जानती थीं कि क्या चल रहा था। उनमें से एक सर्च, और मैं आपको उनमें से सिर्फ एक बताता हूं, फिर हम बाकी के बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पुलिस के मुताबिक उसकी एक सर्च ये थी कि क्या कोई एड्रॉल की ओवरडोज से मर सकता है। मुझ पर भरोसा करें, ये बस शुरुआत है। अब आपको याद होगा, जब हमने पहली बार इस केस के बारे में बात की थी तो इसकी शुरुआत इलिनॉय के एक झील में एक चौंकाने वाली खोज से हुई थी। ये लेक मैटून था जो शिकागो से लगभग 3 घंटे दक्षिण में है। एक परिवार नाव पर बाहर था, अच्छा दिन बिताने की कोशिश कर रहा था, और उन्हें लगा कि उनकी नाव की ओर एक मरी हुई मछली आ रही है। तो उन्होंने उसे दूर करने के लिए एक चप्पू लिया, लेकिन पास जाने पर उन्हें पता चला कि वह मरी मछली नहीं थी, वो एक इंसानी हाथ था। और जैसे ही वे पास गए उन्हें पता चला कि वो इंसानी हाथ है, क्योंकि उस पर टैटू बना हुआ था। वो टैटू ग्रीन बे पैकर्स हेलमेट था जिस पर एक खोपड़ी बनी थी। यह अनोखी कला थी, इसलिए इलिनॉय स्टेट पुलिस ने इसे जनता के सामने जारी कर यह पता लगाने की कोशिश की कि ये बाँ किसकी है। और फिर किसी ने फोन किया और बताया कि यह डेल वेन टर्नर का है, जो 38 साल का आदमी था और जोलियट इलिनॉय में रहता था। और इस समय तक डेल वेन टर्नर के बारे में जो हमें पता है, वो शिकागो बियर्स को बहुत पसंद करते थे, जैसा कि इलिनॉय में बहुत लोग करते हैं। गोफन्मी पेज के अनुसार उन्हें दयालु स्वभाव और बेहतरीन हास्यबोध के लिए याद किया जा रहा है। उनकी कजिन ने शिकागो में WLS टीवी को बताया कि जब ये खबर पहली बार आई और डेलवेन टर्नर का नाम लिया जा रहा था, तो उन्होंने डेलवेन की पत्नी रॉबिन टर्नर को फोन किया। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग भी सबसे पहले उन्हें ही फोन करते। उन्होंने टीवी स्टेशन को बताया,
मैं गिरफ्तारी से 10 मिनट पहले रॉबिन से फोन पर बात कर रही थी और पूछा, रॉबिन, क्या हो रहा है? मैं ये सब अजीब बातें क्यों सुन रही हूँ? डेल वेन कहाँ है? उन्होंने कहा, वो अभी भी इलाज में है। उन्होंने कहा, मैं अभी कॉल करती हूँ। लेकिन मैंने फिर कभी उससे बात नहीं की। अब रॉबिन टर्नर को डेल वेन के 26 वर्षीय सौतेले भाई जेम्स एडम्स के साथ गिरफ्तार किया गया। अब हमें उनके रिश्ते की ये जानकारी है। 2022 में डेल वेन ने फेसबुक पर लिखा, उद्धरण, मेरे छोटे भाई जेम्स एडम्स को 22वां जन्मदिन मुबारक हो। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी तरक्की पर गर्व है कि तुम लड़के से आदमी बन गए हो। माँ को तुम पर बहुत गर्व होता और मुझे पता है कि आज वो स्वर्ग से तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। जन्मदिन मुबारक हो छोटे भाई। रॉबिन और डेल वेन की शादी को कम से कम 12 साल हो चुके हैं। अब वो 62 साल की हैं और वो 38 का है। उनके बीच उम्र का फर्क था, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। 2022 में टर्नर ने पोस्ट किया, उद्धरण, मेरी जिंदगी के प्यार रॉबिन मोनोरो टर्नर को शादी की 12वीं सालगिरह मुबारक हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेबी। आगे भी कई साल ऐसे ही साथ रहें। अब यही वो जगह है जहां कहानी में भयानक मोड़ आता है। और अब हम जान रहे हैं कि डेल वेन टर्नर के साथ कथित तौर पर क्या हुआ और उनकी पत्नी और भाई पर आरोप है कि उन्होंने कथित अपराध को छुपाने के लिए चरम कदम उठाए। और मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने पुलिस के लिए इसे आसान बना दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा लगता है कि पुलिस के पास इस मामले में बहुत सारे सबूत हैं। अब पता चला है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को झील में टर्नर का हाथ पैकर्स टैटू के साथ मिला और झील में कई काले कचरे के बैग भी मिले जिनमें शरीर के अंग थे। शरीर के अंगों के साथ साथ उन बैगों में वजन भी थे और वे वजन इतने पहचानने लायक थे कि वे बता सकें कि वे स्थानीय वॉलमार्ट से खरीदे गए थे। और हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब पुलिस न सिर्फ टैटू की वजह से यह पता लगा पाई कि झील में मिले शरीर के अंग डेल वेन टर्नर के हैं, बल्कि एक अंगूठी की वजह से भी। और ये वाकई दिल तोड़ देने वाला है। पुलिस के अनुसार डेल टर्नर के एक हाथ में एक अंगूठी थी और उस पर डेल हर्ट रॉबिन खुदा हुआ था। और फिर जब आप इसके बारे में सोचते हैं, साथ ही जिन बातों का उस पर आरोप है, तो ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने शरीर के अंगों के साथ मिले वजनों का पता लगाया और देखा कि वे एक स्थानीय वॉलमार्ट से खरीदे गए थे, तो वे वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं। और यही बात इस जांच में एक नया रास्ता खोलती है, क्योंकि उनका कहना है कि जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन्होंने वे वजन खरीदे, वे राम ट्रक चलाकर वॉलमार्ट आए थे। और उनका कहना है कि वो व्यक्ति सौतेला भाई जेम्स एडम्स था। अब ये दिलचस्प है, अभियोजकों के अनुसार वह ट्रक सिर्फ जेम्स एडम्स के नाम पर ही नहीं, बल्कि रॉबिन टर्नर के नाम पर भी रजिस्टर्ड है। वॉलमार्ट के अंदर पुलिस का कहना है कि वे निगरानी फुटेज देखते हैं, वे जेम्स का पीछा करते हैं। पुलिस का कहना है कि उसने नए कपड़े खरीदे। वह स्टोर के बाथरूम में कपड़े बदलकर पुराने कपड़े कूड़ेदान में फेंक देता है। पुलिस के पास पुराने कपड़े हैं जो उन्होंने वॉलमार्ट के डंपस्टर में पाए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने लाइसेंस प्लेट रीडर से ट्रक को जॉलियट इलिनॉइस से लेक मैटून तक ट्रैक किया। तो चलिए यह एक छोटी सी समय रेखा पर नजर डालते हैं। 26 जून को, जो कि उस हाथ के झील में मिलने से 2 दिन पहले की बात है, पुलिस का कहना है कि ट्रक को शाम 7:18 बजे पीछे बैग रखे हुए दक्षिण की ओर जाते हुए देखा गया। फिर उसके 1 घंटे से भी कम समय बाद जो टोट्स ट्रक में थे, वे अब दिखाई नहीं देते। पुलिस के अनुसार अब ये टोट्स सबूत के रूप में हैं, क्योंकि किसी ने 911 पर कॉल कर बताया कि उन्हें ये अपने यार्ड में मिले और अधिकारियों को सौंप दिए। पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले 23 जून को उनके पास एक कैमरा है जिसमें उसी ट्रक के पीछे कंक्रीट का एक बैग दिख रहा है जो टर्नर और एंड्रयूज के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस ट्रक का पीछा करना और रॉबिन टर्नर और जेम्स एंड्रयूज पर नजर रखना शुरू किया, ये मामला पूरी तरह से खुल गया। क्योंकि 30 जून को डेल वेन के दूसरे भाई, जिनका नाम स्टीफन टर्नर है, उन्होंने 911 पर कॉल किया। वो पुलिस को बताता है कि रॉबिन और जेम्स ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर डेल वेन की हत्या की और उसके शरीर के टुकड़े किए। उन्होंने बताया कि अवशेष उनके घर के बेसमेंट के फ्रीजर में छुपाए गए थे।
मेरा मतलब है, आप उस स्थिति तक कैसे पहुंचते हैं जहां कोई इस तरह की बात को कथित तौर पर स्वीकार भी कर लेता है? उस भाई ने पुलिस को बताया कि ये सब कैसे हुआ। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार उसने उन्हें बताया कि वो अब जेम्स और रॉबिन के साथ रह रहा था और तीनों ने अभी अभी एक नया घर लिया था। अब यह कुछ बातें हैं जो इस समय स्पष्ट नहीं हैं, जैसे रॉबिन और जेम्स के बीच का रिश्ता, और फिर तीसरे भाई की बात है, और फिर डेल वेन टर्नर हैं। वो इसमें कैसे शामिल होते हैं? ऐसा लगता है कि गवाह स्टीफन टर्नर पर कोई आरोप नहीं है। वे उस रात जेम्स एडम्स और रॉबिन टर्नर के साथ थे जब उन्होंने उसे कथित तौर पर बताया कि डेल वेन के साथ क्या हुआ था, और कहा कि वे बाहर गए थे। वे इंडियाना पटाखे लेने गए थे, शायद 4 जुलाई के जश्न के लिए। वे डिनर के लिए केएफसी जाते हैं और फिर वापस आकर घर पर एक फिल्म देख रहे होते हैं जब जेम्स एडम्स कथित तौर पर स्टीफन टर्नर से कहता है कि उसे उससे कुछ कबूल करना है। और वहीं जेम्स एडम्स ने कथित तौर पर कहा कि 2 हफ्ते पहले इन कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार डेल वेन टर्नर उनके घर आया था और उसकी रॉबिन और जेम्स के साथ हिंसक झड़प हो गई थी। और जेम्स कहता है कि इस हिंसक झड़प में जेम्स ने एक चाकू उठाया और डेल वेन टर्नर को कई बार चाकू मारा और डेल वेन टर्नर की मौत हो गई। अब यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि जेम्स एडम्स के पास गिरफ्तारी के समय कोई भी स्पष्ट बड़ी चोटें नहीं थीं। इसमें लिखा है कि जेम्स और रॉबिन ने स्टीफन से कहा कि वे नहीं जानते क्या करें और डेल वेन के शरीर को टुकड़े कर एक घर के बेसमेंट फ्रीजर में छुपाने की बात कही। स्टीफन ने बताया कि जेम्स और रॉबिन दोनों ने कहा कि खून के धब्बे साफ करने में उन्हें लगभग 4 घंटे लगे। स्टीफन ने बताया कि जेम्स और रॉबिन दोनों ने कहा कि उन्होंने डेलवेन के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और कई अंगों को एक झील में ले जाकर वहां फेंक दिया। अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि पुलिस ने घर में क्या-क्या पाया, लेकिन पहले जानते हैं कि जब पुलिस ने जेम्स का सामना किया, जो उस रात करीब 11 बजे हुआ, जब दूसरे भाई ने 911 पर कॉल किया, तब क्या हुआ? उनका कहना है कि उन्होंने जेम्स को मिरांडा अधिकार सुनाए और उसने बात करने से इनकार किया, लेकिन उसने कुछ कहा। उसने कहा, उद्धरण, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैंने किया, लेकिन मैंने आत्मरक्षा में किया। मैं आप लोगों को यही बता सकता हूं। उद्धरण समाप्त। अब जहां तक रॉबिन की बात है, उसने पुलिस को जो कहानी बताई, वो भी कुछ ऐसी ही लगती है कि दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और जेम्स ने डेलवेन को कई बार चाकू मारा। उसका आरोप है कि जेम्स ने उससे अपराध छुपाने में मदद करने को कहा था। उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि डेलवेन का कुछ हिस्सा अभी भी घर के बेसमेंट में फ्रीजर में रखा हुआ है। एक फ्रीजर जिसे उसने कथित तौर पर सिर्फ अपने पति का शव छिपाने के लिए खरीदा था। उस आदमी का शव जिसकी अंगूठी पर उसका नाम खुदा था। पुलिस के अनुसार, लेकिन वो ये भी दावा करती है कि जब ये हिंसक झगड़ा हुआ तब वो वहां नहीं थी। उसने कहा कि 21 जून को वो अपनी मां से मिलने एक देखभाल केंद्र गई थी। उसने बताया कि जेम्स और डेलवेन उस दिन खेलों के ट्रेडिंग कार्ड्स को लेकर झगड़ पड़े थे। उसने कहा कि जब वह अपनी मां से मिलने के बाद घर लौटी तो उसे घर में ब्लीच की गंध आई। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि 21 जून से 30 जून के बीच घर में कई मरम्मत के काम किए गए, जिनमें रॉबिन द्वारा 2 नए गलीचे खरीदना भी शामिल था। इस मामले में शायद सबसे अहम सबूत यह है कि उसने कथित तौर पर इंटरनेट पर क्या सर्च किया, जो 2 जून से शुरू होता है। ये सभी सर्च कोर्ट डॉक्यूमेंट में दर्ज हैं, जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये काफी चौंकाने वाली हैं। तो शुरू करते हैं 2 जून से। उसने सर्च किया, क्या क्लोरोफॉर्म सच में बेहोश करता है? फिर 6 दिन बाद 8 जून को उसने सर्च किया, क्या आप लिथियम की ओवरडोज से मर सकते हैं? उसी दिन, क्या एड्रॉल ओवरडोज से मौत हो सकती है? 14 तारीख को, क्या नींद की गोलियों से आत्महत्या संभव है? 16 तारीख को, कितना टाइट पॉट किसी को बीमार कर सकता है? मेरा मानना है उसका मतलब यही था। 18 तारीख को, क्या गिरने से सिर फूट सकता है? क्या एड्रॉल चक्कर दिला सकता है? चेस्ट फ्रीजर पूछा गया। फिर 20 तारीख है। एड्रॉल की ओवरडोज कैसी दिखती है? 22 तारीख, अगर आपने कोई भारी चीज उठाई है जो गिर गई थी, तो आप क्या कर सकते हैं? 22 तारीख, 924 बाय 12 के पोस्ट होल्स के लिए आपको कितना कंक्रीट चाहिए? फिर 24 तारीख को वो पूछती हैं
कितना समय लगता है? और मुझे लगता है वो कहती हैं 26 पाउंड की टर्की को फ्रीज होने में कितना समय लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ है। और फिर 24 तारीख को वो पूछती हैं, क्यों इतने सारे लापता लोग कभी नहीं मिलते? यह एक डरावना सवाल है। आप ऐसे किसी व्यक्ति से तलाक कैसे ले सकते हैं जिसे आप ढूंढ ही नहीं सकते? ये वाकई में बेहद परेशान करने वाला है। फिर 25 तारीख को वो कंक्रीट मिक्सर के बारे में खोजती हैं। वो इसे 2 बार सर्च करती हैं। इसके बाद वह खराब मांस में बदबू आने पर सर्च करती हैं, जिसमें टाइपो है। मुझे लगता है वह फ्रोजन मांस के बारे में जानना चाहती थीं। और फिर, क्या आपको किसी शव को संरक्षित करवाना जरूरी है? और पुलिस ने इन सभी बातों को एक याचिका में डाल दिया है, ताकि इस मामले की कार्यवाही के दौरान उसे हिरासत से रिहा होने से रोका जा सके। और ये सभी इंटरनेट सर्च इंजन पर किए गए सवाल वही हैं, जिन्हें वे अदालत में पेश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पुलिस फिर घर के बेसमेंट में उस फ्रीजर के पास जाती है, जहां उसने कहा था कि उसमें शरीर के अंग हैं। आपको कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए सहानुभूति महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने जो पाया उसे साझा करना आसान नहीं है। बिल्कुल, आप डेल वेन टर्नर और उनके अनुभवों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस अधिकारी के लिए भी जो फ्रीजर खोलता है। पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने फ्रीजर पाया तो वो लॉक था। उस पर सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए थे। उस पर एक कंबल भी था और उसे डक्ट टेप से भी सील किया गया था। पुलिस का कहना है कि पास में खून के निशान भी थे। जब फ्रीजर खोला गया और मैं कोर्ट के दस्तावेज से पढ़ने जा रहा हूं, पुलिस ने उद्धरण एक अधूरा शव पाया। वह धड़, गर्दन और सिर था, पर हाथ पैर नहीं थे। सिर धड़ से जुड़ा हुआ था और इस व्यक्ति की पहचान डेल वेन टर्नर के रूप में हुई। रिहाइश के कई हिस्सों में लाल खून जैसे धब्बे पाए गए थे। वहां नवीनीकरण के सबूत थे, जिसमें ताजा रंगी हुई दीवारें, ताजा रंगी हुई सीढ़ियां, ताजा रंगा हुआ मुख्य दरवाजा, लिविंग रूम के फर्श पर नया कालीन और लकड़ी के पैनलों को हटाए जाने के संकेत शामिल थे। अब रॉबिन टर्नर और जेम्स एडम्स पर हत्या छुपाने व शव टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है। हत्या के आरोप अभी दाखिल नहीं किए गए हैं। अब रॉबिन और जेम्स ने इस हफ्ते अदालत में पेशी दी, क्योंकि राज्य ने उन्हीं सभी वजहों का हवाला देते हुए दलील दी कि उन्हें और जेम्स एडम्स दोनों को मुकदमे से पहले हिरासत में रखा जाना चाहिए। रॉबिन ने गुरुवार को अदालत में पेशी दी, जहां राज्य ने उन्हीं सभी वजहों का हवाला देते हुए दलील दी कि क्यों उन्हें मुकदमे से पहले हिरासत में रखा जाना चाहिए। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी एक और मुकदमे से पहले हिरासत की सुनवाई शुक्रवार 17 जुलाई के लिए निर्धारित है। एडम्स शुक्रवार को अदालत में थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनके खिलाफ मामला बना रही हैं और उन पर और आरोप लग सकते हैं। अब हमारे साथ इस मामले पर और बात करने के लिए जुड़ रहे हैं सेवानिवृत्त एनवाईपीडी डिटेक्टिव डेविड सारनी। अभियोजकों द्वारा दायर की गई इस याचिका में बहुत कुछ है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे सबूत हैं। ऐसा नहीं लगता कि दोनों संदिग्धों ने, अगर आरोप सही हैं, तो जांचकर्ताओं के लिए इस मामले में ज्यादा मुश्किलें खड़ी की हों। कुछ टेक्स्ट मैसेजेस के बारे में अभी बात नहीं हुई थी। मेरा मतलब है, रॉबिन टर्नर के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि डेल वेन टर्नर और उनके भाई की लड़ाई के वक्त वो वहां नहीं थीं। जेम्स एडम्स ने डेल वेन टर्नर की चाकू मारकर हत्या कर दी। टेक्स्ट मैसेज हैं जिसमें वह ब्लीच की गंध का जिक्र करती है, जो घर आने पर महसूस हुई थी। जेम्स एडम्स से बात करते हुए वो कहती है, इससे हमें 1.5 घंटे मिलेंगे। मैं काम नहीं करती। शायद हमें एक होइस्ट खरीदना पड़ेगा और यह करना होगा। बुधवार को उनके जाने के बाद अगर गंध अजीब लगे तो ब्लीच डालना। फिर वो कहती है, सब कुछ पूरी तरह डिलीट करना। यही अभियोजकों के पास सबूत है। हाँ, यही है जब आप पूरी स्थिति की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जेम्स आत्मरक्षा का दावा करता है और वो अचानक कही गई बात अच्छी बात है कि उसने बोला और उसकी बातों को आपके पास मौजूद सबूतों जैसे टेक्स्ट मैसेज से खारिज किया जा सकता है। वो कह रही है कि वो वहां नहीं थी, लेकिन अगर उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो सब कुछ डिलीट करने के लिए क्यों कह रही है? वह ब्लीच के बारे में क्या बात कर रही है? और वो कहती है कि उसने बस उसकी गंध महसूस की थी। तो आपके सामने जो समस्या है वो ये है कि फिलहाल शव को ठिकाने लगाने का एक गंभीर आपराधिक आरोप है। क्या उस आधार पर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है? हम जानते हैं कि ये हत्या है, किसी और के द्वारा की गई मौत है, लेकिन रॉबिन उन लोगों में से एक हो सकती है जो सिर्फ सहभागी नहीं थी और अभी के आरोपों और हालात के आधार पर हो सकता है कि उसने इसके लिए प्रेरित भी किया हो। अगर आप इस दस्तावेज को गहराई से देखें
तो आप देखेंगे कि वो ड्वेन के बारे में गूगल पर सर्च कर रही थी, जैसे कि एडरॉल, ओवरडोज, गोलियां और चोटों के बारे में। आप देख रहे हैं कि उस पर सब कुछ जमा हो रहा है। ये नहीं चलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब उसी ने किया। वह हत्या की साजिश में शामिल दिखता है। हाँ, और ऐसा लगता है कि आप जानते हैं इसमें कुछ मुझे लगता है कि ये स्पष्ट नहीं है। आप जानते हैं उनका रिश्ता, शादी की स्थिति क्या थी। अगर आप 2022 पर नजर डालें, वो दोनों, वो और डेलवेन माफ कीजिए, बहुत प्यार में लग रहे थे। लेकिन वो रैम ट्रक की रजिस्टर्ड मालिक हैं, जिसे पुलिस ने फॉलो किया और जो उन्हें झील में मिली चीजों से जोड़ता है। उनके अनुसार, अभियोजकों के मुताबिक, उस पर उनका नाम और जेम्स का नाम है। दोनों उस वाहन पर एक साथ रजिस्टर्ड थे। फिर वे उनके साथ रह रहे थे। और ये तीसरे भाई हैं जिन्होंने पुलिस को कॉल किया जब उन्हें कथित तौर पर बताया गया कि क्या हुआ था। रिकॉर्डिंग के वक्त तक हत्या का आरोप नहीं है, लेकिन ये जल्द ही बदल सकता है। लेकिन आपके पास जेम्स की ये कहानी है, जहां वो कहता है कि डेल वेन घर आता है, फिर उनकी आपस में हाथापाई हो जाती है, और फिर किसी समय वह चाकू पकड़ता है और अपने सौतेले भाई को चाकू मारकर मार डालता है, और फिर बाद में वे शव को ठिकाने लगाते हैं। कृपया ध्यान दें कि ऐसा नहीं लगता कि उसे ज्यादा चोटें आई थीं। शायद वो सीढ़ियों से गिर गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वहां, आप जानते हैं, जैसे किसी को चेहरे पर मुक्का मारा गया हो, वैसी कोई चोटें नहीं थीं। जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां, अगर उन्हें लगता है कि उसने ये किया है, कि ये हत्या थी और आत्मरक्षा का मामला नहीं था, तो वे ये कैसे तय करते हैं? देखिए, ये सारी जानकारी पर निर्भर करता है जिससे आप उस धारणा को खारिज कर सकते हैं। असली मुद्दा ये है कि आप जानते हैं, वे शव को ठिकाने लगा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि वे शव को कैसे ठिकाने लगा रहे हैं। वॉलमार्ट से सामान खरीदा, वाहन का वीडियो है। यह डिजिटल फोरेंसिक सबूतों की खासियत है। ये बढ़िया है, क्योंकि इससे घटना के बाद की पहेली के टुकड़े मिलते हैं। हमारे पास मौत और शव हैं, पर नहीं जानते ये हत्या है या नहीं। हम हत्या का आरोप नहीं लगा सकते। लगता है उसकी मौत आत्मरक्षा में हुई। इसे कई कारणों से खारिज किया जा सकता है, जैसे जेम्स की चोटें, जो वो खुद या बचाव में बता सकते हैं। अगर आरोप हत्या तक जाए, तो सबसे कमजोर कड़ी कौन होगी? क्या पत्नी भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो कह रही है कि उसने ही ये किया है? क्या वे उसे इस तरह मना सकते हैं कि वो उस पर आरोप लगाने के लिए बोल दें? लेकिन इस पूरे मामले की बात यह है, आप जानते हैं, वो दावा करती है कि जब ये हुआ तब वो वहां नहीं थी और ये बस एक संयोग था और उसे ब्लीच जैसी गंध आई थी। डिजिटल सबूतों से पता चलता है कि वो जेम्स के साथ मिलकर लाश ठिकाने लगाने की साजिश कर रही थी, जबकि उसे पता था कि वो मर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि उसके परिवार के सदस्य उससे संपर्क कर रहे थे और पूछ रहे थे वो कहाँ है, और उसने दावा किया कि वो कहीं बाहर है या रिहैब में है। तो वे लोग ऐसे थे, तो उसे पता था कि वो अब वहां नहीं है। उसे ये पता था। यही वो जगह है जहां अगर हम उसके खिलाफ भौतिक सबूत न जुटा पाएं, तो परिस्थितिजन्य सबूत उसे फंसा देंगे। ये बहुत दुखद मामला है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। आखिरकार यह एक परिवार है, चाहे कुछ भी हुआ हो। मेरा मतलब है, डेल वैन को मारने और उसकी लाश ठिकाने लगाने की ये सोची समझी साजिश लगती है। मेरा मतलब है, ये हर मायने में विश्वासघात है। मेरा मतलब है, मैं बार बार यही सोचता हूं कि जब वे झील से शरीर के हिस्से निकाल रहे थे, वो बहुत डरावना था, खासकर जब उसके हाथ में पत्नी के नाम की अंगूठी थी, शायद शादी की अंगूठी। आप जानते हैं, डेल और रॉबिन, और ये सोचकर ही बहुत भयानक लगता है कि अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच हैं, कि ये आत्मरक्षा थी और हालात बिगड़ गए और वही हुआ, तो फिर पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? मतलब, आप ऐसा कैसे नहीं करते? उस रास्ते पर कैसे जा सकते हैं जहां, अगर वो सच कह रही है कि वो बस इसमें उसका साथ देती रही, तो कोई इतना कैसे जा सकता है? मतलब, ये समझ से बाहर है और दिमाग घुमा देती है। इसे और किसी शब्द में नहीं कह सकता। हाँ, क्योंकि यही वजह है कि जो भी डिजिटल फोरेंसिक सबूत मिल रहे हैं, जैसे कि उसके किए गए गूगल सर्च, उसके और जेम्स के बीच के टेक्स्ट मैसेज, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई अचानक हुई घटना का आरोप नहीं है। ये कोई संयोगवश हुई बात नहीं है। हे भगवान, बड़ी लड़ाई हुई और उसने चाकू मार दिया, इसलिए पोस्टमार्टम हो रहा है। हमें नहीं पता डेलवेन को कितनी बार चाकू मारा गया। आप इसे इस मामले में देखेंगे। फिर टॉक्सिकोलॉजी जरूरी थी, क्योंकि वो गूगल पर एडरॉल और नींद की गोलियों के बारे में सर्च कर रही थी। अगर वो आत्मरक्षा का दावा करती है
और टॉक्सिकोलॉजी से पता चलता है कि उसके सिस्टम में ऐसे पदार्थ थे जिससे वो जाग नहीं सकता था। यही वो बिंदु है जहां समस्याएं आती हैं। आप दोनों पक्षों की दलीलें दे सकते हैं, लेकिन सबूतों तक पहुंचना चाहेंगे। टॉक्सिकोलॉजी जानकारी का अच्छा स्रोत है, क्योंकि हमारे पास एलपीआर रीडर्स, कैमरे और फोरेंसिक सबूत हैं। आपके पास टेक्स्ट मैसेज समेत सब कुछ है। आखिरकार आपको कुछ मोबाइल लोकेशन की जांच भी मिलेगी। दूसरे शब्दों में, उनके फोन उस समय कहाँ थे, ये पता करने का एक तरीका मिलेगा कि उस समय उनके फोन कहाँ थे। और आप करने जा रहे हैं, ये अभी के लिए बहुत बड़ा सबूत है उस गिरफ्तारी को करने के लिए और मुकदमे से पहले की हिरासत पाने के लिए, क्योंकि वे अभी भी खतरनाक हैं और वे भाग सकते हैं। अब भी काम बाकी है, क्योंकि हमारे पास सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार है। पुलिस के पास भी यही है। अब हम आगे के आरोप तक जाना चाहते हैं। क्या हम बाद में मिले सबूतों के आधार पर हत्या का आरोप लगा सकते हैं? मैं गारंटी देता हूं कि वे इलिनॉय के अभियोजकों के साथ उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसे सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरह गुजर जाना वाकई बहुत भयानक है। लेकिन तथ्य ये है कि एक धड़ और सिर मिला है, जिसे पुलिस के मुताबिक फ्रीजर में रखा गया था। क्या इससे जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि उसकी मौत किस दिन हुई थी? इसे फ्रीजर में रखा गया था। तो अगर आप एक मेडिकल एग्जामिनर हैं, तो क्या यह आपकी मदद करता है जब आप ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हुआ था? खैर, एक बात यह है कि उन्होंने धड़ पाया, जो कि फ्रीजर में था। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर वे कह रहे हैं कि चाकू के घाव हैं, तो क्या वे घाव धड़ पर थे या शरीर के किसी और हिस्से पर? तो ये वो चीजें हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास मृत्यु के समय का अंदाजा होगा। आपके पास जो सबूत हैं, उनके आधार पर हमें मृत्यु का समय पता चल जाएगा। हो सकता है आपको ना पता हो, हमें भी ठीक ठीक तारीख नहीं पता कि उसकी मौत कब हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पास समय सीमा के आधार पर एक अंदाजा है। फ्रीजर में शरीर के अवशेष रखना इस बात का सबूत है कि उन्हें पता था शरीर घर में है। ये बेहद भयानक है, ये बेहद घिनौना है, लेकिन ये उस पहेली का हिस्सा है जिसे वे सुलझा रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले शरीर के हिस्सों को ठिकाने लगाया। उन्हें बाकी हिस्सों के साथ क्या करना है ये नहीं पता था। और यही वो समय है जब हम उस गिरोह की बात करते हैं जो कुछ भी ढंग से नहीं कर सका, वो गैंग जो ये नहीं समझ पाई कि शरीर को कैसे ठिकाने लगाना है। यही विचार है और यही बात है जो आप देख रहे हैं कि क्या उन्होंने किया, और इसलिए आरोप लगे हैं कि क्या ये मौत दोनों ने मिलकर प्लान की थी। और हो सकता है कि उन्होंने उस मौत की योजना बनाई हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि शरीर को हटाने या ठिकाने लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फिर से, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कैसे करना है, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की, जैसा कि उन्होंने सीढ़ियों को काटना पड़ा उसी के आधार पर। मेरा मतलब है, ये बहुत भयानक है कि आप वहां बैठकर अपने पति और उस आदमी को काट रहे हैं जो आपके परिवार जैसा था। ये वाकई बहुत अजीब है। सच है। और सोचिए, इलिनॉय के लेक मैटून में नाव पर लोगों को लगा उन्हें मरी हुई मछली मिली है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो एक हाथ है। अब जानते हैं, शुक्र है, आरोप अगर सच है तो ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत चालाक अपराधियों से निपट रहे थे, बल्कि जागरूकता की बहुत कमी थी। जैसे कि उन्हें यह भी पता नहीं था कि गूगल सर्च कैसे काम करता है। यह ऐसी चीज है जिस तक कानून प्रवर्तन एजेंसियां पहुंच सकती हैं। आपके टेक्स्ट मैसेज, वे इसके लिए सर्च वारंट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ लिखा है जैसे कि सब कुछ डिलीट करना ना भूलें। ध्यान रखें, वे आपकी गूगल सर्च भी देख सकते हैं। मेरे लिए जो सबसे अलग है वो ये है कि आप किसी ऐसे इंसान से तलाक कैसे लेते हैं जिसे आप ढूंढ ही नहीं सकते। उसने कथित तौर पर 24 तारीख को गूगल पर यह सर्च किया था, जो कि डेलवेन टर्नर की बाह मिलने से सिर्फ 4 दिन पहले की बात है, और फिर उसी ने इस जांच को शुरू करने की वजह बनी। मुझे लगता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने नंबर प्लेट पढ़ने वाले कैमरों का इस्तेमाल कर उन्हें वॉलमार्ट से जोड़ा। हालांकि मैं तरीका नहीं बताना चाहता, और जाहिर है कि किसी को भी यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है, आपके हिसाब से उन्होंने जो सबसे बड़ी गलतियां की वो कौन सी हैं? जहां तक मेरा अंदाजा है, सबसे ज्यादा ये साफ दिखता है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई डिटेक्टिव पहले 24 घंटे में इस मामले को सुलझाने के लिए किस तरह की पहुंच हासिल कर सकता है। डिटेक्टिव्स और इन्वेस्टिगेटर्स वही करते हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन और उपलब्धता होती है। आप जानते हैं, जब उन्हें झील में एक शरीर का हिस्सा मिला, तो उन्होंने बाकी शरीर के हिस्से ढूंढने के लिए एक टीम भेजी, जो उन्हें मिल भी गए। वे वॉलमार्ट से खरीदे वजन की पहचान कर सकते थे, इसलिए वे वापस वॉलमार्ट गए और पता किया कि वो सामान किसने खरीदा था। वे देखते हैं, उन्हें वॉलमार्ट में खरीदारी करते उस व्यक्ति की फोटो मिलती है,
और वे उसे वाहन तक फॉलो करते हैं। उनके इलाके में ऐसे वीडियो कैमरे हैं जो नंबर प्लेट पहचान सकते हैं। ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं जो आपके पास है। आपने गिरफ्तारी तक पहुंचने में सफलता पाई है, लेकिन अगला कदम है, क्या आप हत्या का आरोप लगा सकते हैं या इसे हत्या के आरोप में बदल सकते हैं? इसी वजह से हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि जासूस शव का निपटान करने वालों की पहचान कर सकें। अब क्या हम उनकी पहचान उन लोगों के रूप में कर सकते हैं जिन्होंने उसकी हत्या की, ये कहकर कि यह आत्मरक्षा नहीं थी बल्कि क्या यह एक हत्या थी? क्या यह जैसा है वैसा ही है? क्या यह एक हत्या है? कई बातें साबित करती हैं कि यह योजनाबद्ध घटना थी, जैसे उसकी गूगल सर्च। ये वे चीजें हैं जो आप देखते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेज आदि। और सबसे अच्छा भी, दूसरा हिस्सा पूछताछ का है, जहां वो खुद को अलग दिखाने की कोशिश करती है, पर उसे इसका एहसास नहीं होता। हमारे पास जो भी सबूत हैं, जो भी तथ्य और सबूत उपलब्ध हैं, असली सबूत वहीं पीछे हैं। और वो लगभग हर उस बात का खंडन करते हैं जो वो कहती है। और वो पूछताछ भी, क्योंकि जूरी को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। नहीं। और मैं फिर से यही सोचता हूं, जैसे मैं बार बार इसी बात पर लौटता हूं कि इसमें पूरी तरह से जागरूकता की कमी है। और फिर आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि जासूसों को भी ये पसंद नहीं आएगा अगर वो, आप जानते हैं जो हुआ, उसकी ये कहानी सुनाती है। एक बात जो मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में, जब हमने पहली बार इस कहानी को कवर किया था, उस एपिसोड में नहीं कही थी, वो ये है कि हमने देखा कि डेल वेन टर्नर की फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, मुझे लगता है कि 28 तारीख को अपडेट की गई थी। तो ये उसके बाद था, आप जानते हैं, जब वह हाथ मिला था। और ये साफ तौर पर कई हफ्ते बाद की बात है, जब पुलिस कहती है कि ये सब शायद हुआ था। जब सामने आता है कि उसके फेसबुक पेज तक किसकी पहुंच थी, क्योंकि वह खुद प्रोफाइल पिक्चर नहीं बदल रहा था, तो ये सब कोशिशें बहुत सतही लगती हैं, जो शायद किसी माफिया फिल्म में ही चलती। ये असल में काम नहीं करेगा। ये कितना मुमकिन है? मेरा मतलब है, उसके लिए मैं बस यही सोचता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि वो सिर्फ इस योजना के साथ चलने वाली नहीं थी, बल्कि इसमें उसकी सक्रिय भूमिका थी, तो ये पता लगाने में कितना समय लग सकता है? मुझे पता है हम भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जासूस हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैंने कहा था कि आप टेक्स्ट कॉल्स की रिपोर्ट का इंतजार करें और जियो फेंसिंग की कोशिश करें, क्योंकि आप पता लगाना चाहते हैं कि वो कहाँ थी। वो दावा कर रही है कि जब उसके पति और जेम्स के बीच ये घटना हुई, तब वो घर पर नहीं थी। तो क्या हम ये पहचान सकते हैं कि जिस समय हमें लगता है कि ये घटना हुई, उस समय उसका फोन उस जगह पर था? तो आप जो भी हर एक हिस्सा कर रहे हैं, और यही एक बात है, हम पहेली के टुकड़ों को लेते हैं और उस तस्वीर को बनाते हैं। तो हम बाहरी टुकड़े ले रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बयान, जिन्हें अब उपलब्ध सबूतों के आधार पर हम खारिज कर सकते हैं। आप ये सब एक साथ जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि ये न सिर्फ एक शरीर को हटाने की सोची समझी कोशिश थी, बल्कि शायद उसे मारने की साजिश भी थी। और यही बात है। फिर से, इस समय ये सब आरोप हैं, लेकिन एक जासूस के तौर पर आप जानते हैं, हम सच जानना चाहते हैं। यही बात है, हम सच खोजने वाले हैं। हम सबूत इकट्ठा करते हैं। सबूत हमें पूरी परिस्थितियों की ओर ले जाते हैं कि डेल वेन के साथ क्या हुआ, और ऐसा लगता है कि यह सिर्फ हटाने का मामला नहीं है। हटाना सिर्फ शरीर से छुटकारा पाने जैसा नहीं लगता, ये एक हत्या जैसा लगता है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? ऐसा लगता है कि इसमें जेम्स और उसकी पत्नी शामिल हैं। मुझे लगता है स्टीफन टर्नर डेल वेन टर्नर का भाई है, और उसने स्थानीय मीडिया से बात की है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। और वही वो व्यक्ति है जिसे उन्होंने कथित तौर पर यह सब कबूल किया था। मैं स्टीफन टर्नर को नहीं जानता, पर जिन दो पर आरोप हैं, उनके लिए सोचना चाहिए कि जब आपने कहा कि आपने उसके भाई की हत्या की या उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो आपको क्या उम्मीद थी कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या आपको लगा था कि वो बस इसे मान लेगा? और ये सब इस कहानी की कुछ जटिलताएं हैं। इसे समझना वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने ध्यान दिया, और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि उन्होंने चाकू मारा था। जैसे उन्होंने यहां दस्तावेज में रॉबिन टर्नर और जेम्स के लिए वे शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे, अगर आप समझें, तो मैं यहां चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये रॉबिन की कहानी का खंडन करता है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं घर आया, ब्लीच की गंध आई, क्या हो रहा है? फिर बाकी हिस्से में मैं भी साथ हूं। हाँ, वो सब कुछ जेम्स पे डाल रही है, यही उसका तरीका है। लेकिन यहाँ बार बार झूठ बोलकर बच निकलने वाली दलील उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने स्टीफन को ये सब क्यों बताया, ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। हाँ, हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है, हम मकसद जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम ये नहीं जान पाते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये आगे की जांच, इंटरनेट सर्च, जेम्स और रॉबिन के बीच हुई बातचीत या रॉबिन की किसी और के साथ हुई किसी भी बातचीत,
या उनके द्वारा की गई किसी भी अन्य सर्च में सामने आ सकता है। जब लोग कहते हैं कि मरने के बाद ब्राउजर हिस्ट्री साफ कर देना, तो असल में वो पूरी तरह मिटती नहीं है। यही बात है। जांचकर्ता इन चीजों की गहराई से जांच करते हैं। ये सबूत घातक हो सकते हैं। इनमें से बहुत कुछ घातक लगता है, जिससे ये लाश ठिकाने लगाना नहीं बल्कि हत्या जैसा लगता है। सही है, और हम देखेंगे आगे क्या होता है। बस स्पष्ट रूप से कहें तो स्टीव टर्नर ने 911 पर कॉल किया और जोलियट पुलिस को बताया। डिपार्टमेंट डिस्पैच को बताया गया कि उसकी भाभी रॉबिन टर्नर और सौतेले भाई जेम्स एडम्स ने उसे बताया था कि उन्होंने उसके भाई डेल वेन टर्नर की हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए। ये बहुत भयानक कहानी है। इलिनॉय के इस मामले में आगे क्या होगा देखते हैं। रिटायर्ड एनवाईपीडी डिटेक्टिव डेविड सार्नी, जानकारी के लिए धन्यवाद। यह सच में अजीब केस है। आपका बहुत धन्यवाद और सुरक्षित रहें। ये था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें, पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलते हैं।